स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। इलाहाबाद के वेणी माधव मंदिर के आसपास का इलाका धनाढ्य लोगों का है। इसी इलाके की वेणी माधव मंदिर वाली गली में उमा शुक्ला का परिवार रहता था। उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा भोला और 2 बेटियां निशा और रचना। पति की मृत्यु के बाद परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उमा ने ही उठाई। जब बेटा भोला बड़ा हो गया तो उमा शुक्ला को थोड़ी राहत मिली। रचना उमा शुक्ला की छोटी बेटी थी, थोड़े जिद्दी स्वभाव की। उस दिन साल 2016 के अप्रैल की 16 तारीख थी। समय सुबह के 10 बजे। रचना जीन्स और टॉप पहनकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। मां ने पूछा तो बोली, थोड़ी देर के लिए जाना है, जल्दी लौट आऊंगी। उमा शुक्ला कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन रचना बिना मौका दिए अपनी स्कूटी लेकर बाहर निकल गई। बड़ी बेटी निशा पहले ही कॉलेज जा चुकी थी। थोड़ी देर में लौटने को कहकर रचना जब 2 घंटे तक नहीं लौटी तो उमा शुक्ला को चिंता हुई। उन्होंने फोन लगाया तो वो स्विच्ड ऑफ मिला। इसके बाद तो उमा का फोन बार बार रिडायल होने लगा। उन्होंने रचना के कॉलेज फ्रेंड्स को भी फोन किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शाम होते होते जब बेटा भोला शुक्ला और बेटी निशा लौट आए तो उन्होंने सुबह गई रचना के अभी तक नहीं लौटने की बात बताई। निशा और भोला ने भी रचना का फोन ट्राई किया, उसके दोस्तों से भी पता किया, लेकिन रचना का पता नहीं चला। रचना को इस तरह लापता देख भोला ने थाना दारागंज में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। माँ, बेटा और बहन निशा रात भर इस उम्मीद में जागते रहे कि क्या पता रचना आ जाए। अगले दिन 17 अप्रैल को अखबारों में एक खबर प्रमुखता से छपी कि प्रतापगढ़ वाराणसी मार्ग पर हथीगहां के पास एक लड़की की अधजली लाश मिली है। लाश का जो हुलिया बताया गया था वो काफी हद तक रचना से मिलता था। ये खबर पर सुनकर उमा शुक्ला का कलेजा दहल गया। फिर भी मन में कहीं थोड़ी सी उम्मीद थी कि संभव है लाश किसी और की हो। कई बार निगाहें धोखा खा जाती है। इसी के मद्देनजर भोला अलग अलग 4 अखबार खरीद लाया था ताकि खबरों और फोटो को ठीक से जांचा परखा जा सके। अखबारों में छपी खबर और फोटो में कोई फर्क नहीं था। इससे उमा शुक्ला और भोला इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि लाश रचना की है। इस पर मामबेटे सारे अखबार लेकर थाना दारागंज जा पहुंचे और तत्कालीन थानेदार विक्रम सिंह से मिले। उमा शुक्ला ने जोर देकर विक्रम सिंह को बताया कि लाश उनकी बेटी रचना की है और उसका हत्यारा है सलमान। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सलमान को पकड़कर ठीक से पूछताछ की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन विक्रम सिंह हत्या के मामले में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। वो यह मानकर चल रहे थे कि रचना जिंदा भी तो हो सकती है। उन्होंने उन दोनों को समझा दिया कि हथीगहां में मिली लाश रचना की नहीं है, वो जिंदा होगी और लौट आएगी। विक्रम सिंह ने उमा शुक्ला से एक लिखित शिकायत ले ली और मामबेटी को समझाकर घर भेज दिया। लेकिन आरोपी का नाम बताने के बावजूद पुलिस ने अगले 3 दिन तक रचना के मामले में कोई रुचि नहीं ली। इस पर उमा शुक्ला और भोला एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव से मिले। दोनों ने उन्हें पूरी बात बताई तो ब्रिजेश श्रीवास्तव ने थाना प्रभारी विक्रम सिंह को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा। इसका लाभ ये हुआ कि पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण की धाराओं 363, 366 में तरमीम करके सलमान व अन्य को आरोपी बना दिया। मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस ने किया कुछ नहीं। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी तो दूर, पुलिस ने उससे पूछताछ तक नहीं की। इसकी वजह भी थी। सलमान इलाहाबाद के रईस व्यवसायी साजिद अली उर्फ लल्लन का इकलौता बेटा था। पुलिस और नेताओं तक पहुंच रखने वाले लल्लन मियां अपने परिवार के साथ थाना दारागंज क्षेत्र के मोहल्ला बख्शी खुर्द में रहते हैं। उनके पास पैसा भी था और ऊपर तक पहुंच भी। बात 2015 की है, जब भी रचना किसी काम से घर से बाहर निकलती थी तो इत्तफाकन कहिए या जानबूझकर सलमान उसके सामने पड़ जाता था। जब भी वो खूबसूरत रचना को देखता तो उस पर फप्तियां कसता, छेड़छाड़ करता। उस समय उसके साथ कई दोस्त होते थे। ये सब देख सुनकर रचना चुपचाप निकल जाती थी। सलमान के खास दोस्तों में मीरा गली का रहने वाला लकी पांडे और सलमान का ममेरा भाई अंजफ थे। अंजफ पहले सलमान के पड़ोस में रहता था। बाद में उसका परिवार कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बेली रोड जगराम चौराहा के पास रहने लगा था। तीनों हम प्याला हमने वाला थे। तीनों साथ साथ घूमते थे। लकी पांडे और अंजफ सलमान के पैसों पर ऐश करते थे। रचना सलमान की आए दिन छेड़छाड़ से तंग आ गई थी। एक दिन उसने मां को सलमान द्वारा छेड़ने की बात बता दी। किसी तरह ये बात भोला के कानों तक पहुंच गई। ये सुनकर उसके तनबन में आग लग गई। उसने बहन को परेशान करने वाले सलमान को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन भोला ने सलमान को रास्ते में रोककर उग्रता से समझाया, जिस लड़की को तुम जाते आते छेड़ते हो
वो मेरी छोटी बहन है। अपनी आदत सुधार लो सलमान, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं। सलमान को किसी ने पहली बार उसी के इलाके में धमकाया था। वो ऐसी धमकियों की चिंता नहीं करता था। भोला के चेताने पर भी सलमान पर कोई असर नहीं हुआ। अब राह में जाती आती रचना को वो पहले से ज्यादा तंग करने लगा। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो रचना से सहन नहीं हुआ। उसने सलमान के खिलाफ थाना दारागंज में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन सलमान के पिता साजिद अली की पहुंच की वजह से पुलिस उस पर हाथ डालने से कतराती रही। भोला के कहने सुनने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। समझौते के बाद भोला और उसकी मां उमा शुक्ला ने बेटी की इज्जत की खातिर पिछली बातों को भुला दिया। लेकिन घमंडी सलमान इसे आसानी से भूलने वाला नहीं था। उसके मन में अपमान की चिंगारी सुलग रही थी। बहरहाल मार्च 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उमा शुक्ला को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उम्मीद की इसी किरण के सहारे उमा शुक्ला ने योगी आदित्यनाथ को एक शिकायती पत्र भेजा। योगी जी ने उस पत्र का संज्ञान लिया और रचना शुक्ला अपहरण कांड की जांच स्पेशल टास्क फोर्स से कराने के आदेश दे दिए। थाना पुलिस ने रचना शुक्ला कांड की फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी थी। एसटीएफ ने रचना शुक्ला अपहरण कांड की जांच शुरू तो की, लेकिन बहुत धीमी गति से। फलस्वरूप नतीजा वही रहा, धाक के 3 पात। एसटीएफ भी यह पता नहीं लगा सकी कि रचना जिंदा है या मर चुकी। अगर जिंदा है तो 3 साल से कहाँ है या आरोपी ने उसे कहाँ छिपा रखा है। एसटीएफ की जांच की गति देखकर उमा शुक्ला का इस जांच से भी भरोसा उठ गया। अब उनके लिए न्यायालय ही एक आखिरी आस बची थी। उमा शुक्ला ने दिसंबर 2019 के दूसरे सप्ताह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने लिखा कि उनकी बेटी का अपहरण हुए 4 साल होने वाले हैं। पुलिस अब तक बेटी के बारे में पता नहीं लगा सकी। आरोपी समाज में छुट्टे घूम रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और 6 जनवरी 2020 को एसएसपी एसटीएफ राजीव नारायण मिश्र और वर्तमान थाना प्रभारी दारागंज आशुतोष तिवारी को फटकार लगाए। साथ ही 15 दिनों के अंदर रचना शुक्ला के बारे में कारगर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसएसपी राजीव नारायण मिश्र ने एसपी नीरज पांडेय को आड़े हाथों लिया और कार्रवाई करके जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का सख्त आदेश दिया। कप्तान के सख्त रवैये से पुलिस ने रचना शुक्ला कांड से संबंधित पत्रावलियों का एक बार फिर से अध्ययन किया। जांच पड़ताल में उन्होंने सलमान और उसके दोस्त लकी पांडेय को संदिग्ध पाया। अंततः पुलिस ने 19 जनवरी 2020 की सुबह सलमान और लकी पांडेय को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। दोनों को गुप्त स्थान ले जाकर पूछताछ की गई। शुरू में सलमान एसपी नीरज पांडेय पर अपनी ऊंची पहुंच कर रौब झाड़ने लगा, लेकिन उनके एक थप्पड़ में उसे दिन में तारे नजर आने लगे। सलमान उनके पैरों में गिर गया। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, सर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। करीब 4 साल पहले मैंने लकी और अपने ममेरे भाई अंजफ के साथ मिलकर रचना की गला रेत कर हत्या कर दी थी। 4 साल पहले हथीगहा में मिली लाश रचना की ही थी। इसके बाद सलमान परत दर परत हत्या के राज से पर्दा उठाता चला गया। करीब 4 सालों से राज बनी रचना शुक्ला की हत्या हो चुकी थी। पता चला सलमान और रचना एक दूसरे को प्यार करते थे। सलमान ने अपनी इस तथाकथित प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया था। रचना शुक्ला के अपहरण और हत्या से पर्दा उठते ही एसएसपी एसटीएफ राजीव नारायण मिश्र ने अगले दिन यानी 20 जनवरी को पुलिस लाइन्स में पत्रकार वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में उन्होंने पत्रकारों के सामने रचना शुक्ला के अपहरण और हत्या के आरोपियों सलमान और उसके दोस्त लकी पांडे को पेश किया। पत्रकारों के सामने सलमान और लकी पांडे ने अपना जुर्म कबूल किया। साथ ही पूरी घटना भी बताई और वजह भी। रचना की हत्या क्यों और कैसे की गई थी, उसने इसका भी खुलासा किया। रचना की हत्या की यह कहानी कुछ यूं सामने आए। 19 वर्षीय रचना शुक्ला भाई बहनों में सबसे छोटी थी। रचना खूबसूरत युवती थी। जितनी देर तक वो घर में रहती, उसका ज्यादातर समय आईना देखने में बीतता था। बख्शी खुर्द मोहल्ले के रहने वाले सलमान ने जब दूधिया रंगत वाली खूबसूरत रचना को जाते आते देखा तो वह उस पर मर मिटा। ये बात सन 2014 की है। तब रचना इंटरमीडिएट की छात्रा थी और उम्र थी 19 साल। रचना उम्र के जिस पड़ाव को पार कर रही थी, वो ऐसी उम्र होती है जब सही गलत या अच्छे बुरे की जानकारी नहीं होती। रचना के लिए सलमान का प्यार शारीरिक आकर्षण से ज्यादा कुछ नहीं था। सलमान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता था। जब भी वो घर से बाहर निकलता, राह में कई चाटुकार दोस्त मिल जाते। उनकी संगत में वो पैसे खर्च करता तो वे उसी का गुणगान करते। रसिक सलमान की दिली डायरी में कई ऐसी लड़कियों के नाम थे
जिनके साथ वो मौजमस्ती करता था। इसके बावजूद वो मुकम्मल प्यार की तलाश में था, जहां उसकी जिंदगी स्थिर हो जाए, एक ठहराव हो। रचना को देखने के बाद सलमान को अपना सपना पूरा होता लगा। उसे जिस प्यार की तलाश थी वो रचना पर आकर खत्म हो गई। सलमान का प्यार एक तरफा था, क्योंकि इसके लिए रचना ने अपनी ओर से हरी झंडी नहीं दी थी। बाद में जब उसने सलमान की आंखों में अपने लिए प्यार देखा तो उसका दिल पसीज गया। सलमान घंटों उसके घर के पास खड़ा उसके दीदार के लिए बेताब रहता। रचना चुपके चुपके सब देखती थी। आखिरकार उसका दिल भी सलमान पर आ गया और उसने सलमान से इस बात का इजहार भी कर लिया। फलस्वरूप दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों ने प्यार में जीने मरने की कस्में खाईं। सलमान तो निश्चिंत था, लेकिन रचना को ये चिंता सता रही थी कि घर वाले उन दोनों के प्यार को स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि दोनों की जाति ही नहीं धर्म भी अलग अलग थे। रचना की मां उमा शुक्ला कट्टर हिंदू थी। वो बेटी के इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करती। रचना ने सलमान को अपने मन की आशंका बता दी थी। वैसे भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बेटे या बेटी की शादी दूसरे मजहब के लड़के या लड़की से करना चाहें। खैर, सलमान ने रचना को समझाया और सब कुछ वक्त पर छोड़ देने को कहा। साथ ही कहा कि हम जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ। सलमान की भावनात्मक बातें सुनकर रचना मन ही मन खुश हुई। इतनी खुश कि उसने सलमान का गाल चूम लिया। सलमान कैसे पीछे रहता, उसने रचना को बाहों में भर लिया। सलमान से रचना सच्चे दिल से प्यार करती थी, लेकिन सलमान के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जिस दिन से उसने रचना को अपनी बाहों में भरा था, उसी दिन से उसके मन में प्यार नहीं बल्कि वासना की आग धधकने लगी थी। रचना ने सलमान की आंखों में दहकती वासना को महसूस कर लिया था। उसने उससे कह भी दिया था कि जो तुम मुझसे चाहते हो वो शादी के पहले संभव नहीं है। मुझे ऐसी लड़की मत समझना जो दौलत के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाती है। जब से यह बात हुई थी तब से रचना सलमान से थोड़ा बचकर रहने लगी थी। उसने मिलना भी कम कर दिया था। सलमान ये सब सह नहीं पा रहा था। इस पर सलमान ने एक दांव खेला। उसने अपने नाम पर एक स्कूटी खरीदी और रचना को गिफ्ट कर दी। ये देख रचना बहुत खुश हुई। रचना स्कूटी लेकर घर पहुंची तो घर वाले ये सोचकर हैरान हुए कि उसके पास स्कूटी कहां से आए। घर वालों ने रचना से स्कूटी के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि एक दोस्त की है, कुछ दिनों के लिए वो शहर से बाहर गई है। उसने स्कूटी मुझे चलाने के लिए दी है, जब वापस लौट आएगी मैं उसे लौटा दूंगी। बात वहीं की वहीं रह गई। सलमान ने जो सोचकर रचना को स्कूटी दी थी वो संभव नहीं हो पाया। स्कूटी हड्डी बनकर उसके गले में अटकी रह गई। महीनों बाद रचना ने प्यार का दम भरने वाले सलमान के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने स्कूटी को अपने नाम पर स्थानांतरित कराने के लिए कहा तो सलमान उसे घुमाते हुए बोला, जब हम दोनों एक होने वाले हैं तो स्कूटी चाहे तुम्हारे नाम हो या मेरे, क्या फर्क पड़ता है। वक्त आने दो, स्कूटी तुम्हारे नाम करा दूंगा। चिंता क्यों करती हो। सलमान की यह बात रचना की समझ में नहीं आई। वो अपनी मांग पर अड़ी रही। सलमान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले सलमान का नकली चेहरा सामने आ गया था। जिस वासना की चाहत में उसने रचना को स्कूटी दी थी, उस रचना ने उसकी आंखों में वासना की आग देख ठेंगा दिखा दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। सलमान ने रचना को भला बुरा कहा तो रचना भी पीछे नहीं रही। उसने सलमान को उसके दोस्तों के सामने ही जलील किया। रचना यहीं चुप नहीं बैठी। उसने सलमान के खिलाफ दारागंज थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद रचना और सलमान के बीच दूरियां बढ़ गईं। दोनों ने एक दूसरे से मिलना बात करना बंद कर दिया। रचना ने अपने घर वालों को बता दिया कि सलमान नाम का लड़का उसे छेड़ता है। बहन की बात सुनकर भाई भोला का खून खौल उठा। उसने सलमान को धमकाकर बहन की तरफ न देखने और उससे दूर रहने की हिदायत दे दी। रचना ने सलमान के साथ जो किया वो उसे काफी नागवार लगा। वह अपमान की आग में झुलस रहा था। उसने ये कभी नहीं सोचा था रचना उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकती है। तभी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक वह रचना से अपने अपमान का बदला नहीं ले लेगा तब तक उसके इंतकाम की आग ठंडी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये था कि वो रचना से दोबारा कैसे मिले ताकि फिर से दोस्ती हो जाए और वो उसे विश्वास में लेकर अपना इंतकाम ले सके। जैसे तैसे सलमान ने रचना तक अपना संदेश भिजवाया कि वो एक बार आकर मिल ले। वो उससे मिलकर माफी मांगना चाहता है। रचना सलमान की बात मान गई और उसे माफ कर दिया। यही नहीं, दोनों फिर से पहले की तरह मिलने लगे। सलमान यही चाहता भी था। उसने रचना को अपने खतरनाक इरादों की भनक तक नहीं लगने दी। इस बीच 3 से 4 महीने बीत गए। रचना पर फिर से सलमान के इश्क का जादू चल गया। सलमान को इसी का इंतजार था।
सलमान ने अपने दोस्तों लकी पांडेय और ममेरे भाई अंजफ से बात करके रचना को रास्ते से हटाने की बात की। लकी और अंजफ उसका साथ देने को तैयार हो गए। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि रचना को किसी तरह सलमान के घर बुलाया जाए और उसका काम तमाम करके लाश नदी में फेंक दी जाए। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और वे लोग पुलिस से भी बचे रहेंगे। योजना बन जाने के बाद सलमान ने 16 अप्रैल 2016 की अलसुबह रचना को फोन करके सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। अपनी स्कूटी लेकर रचना ठीक 10 बजे सलमान से मिलने स्टेशन पहुंच गई। सलमान वहां मौजूद मिला। उसने रचना की स्कूटी प्रयागराज स्टेशन के स्टैंड पर खड़ी कर दी और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर बख्शी खुर्द स्थित अपने घर ले गया। उसके घर में बेसमेंट था। सलमान रचना को बेसमेंट में ले गया। वहां लकी और अंजफ पहले से मौजूद थे। उन्हें देख रचना खतरे को भांप गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन उन तीनों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए। फिर सलमान ने चाकू से उसका गला रेत कर हत्या कर दी। लाश ठिकाने लगाने के लिए सलमान ने अपने मामा शरीफ को फोन किया। शरीफ फॉर्च्यूनर ले आया। चारों ने मिलकर लाश जूट के बोरे में भर दी। इसके बाद कपड़े से कमरे में फैला खून साफ कर दिया। रचना की लाश जूट की बोरी में भरकर फॉर्च्यूनर में लाद दी गई। सलमान और उसके मामा शरीफ सहित चारों लोग पहले नैनी की तरफ गए। इरादा था लाश को यमुना में फेंकने का, लेकिन 5 घंटे तक भटकने के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद ये लोग नवाबगंज की तरफ निकल गए, लेकिन वहां भी लाश को गंगा में फेंकने का मौका नहीं मिला। इन लोगों ने प्रयागराज की सीमा के पास प्रतापगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रचना की लाश हथीगहां के पास सड़क किनारे फेंक दी और सब लौट आए। इसके बाद सलमान बाइक से फिर वहां गया। उसके पास एक बोतल पेट्रोल था। उसने रचना की लाश पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी ताकि लाश पहचानी न जा सके। लौटकर उसने रचना की स्कूटी सोराव के एक परिचित के गैराज में खड़ी कर दी। बाद में जो हुआ जगजाहिर है। सलमान और उसके पिता ने पैसों के बल पर पुलिस को अपने पक्ष में कर लिया। रचना के केस की पैरवी कर रहे उसके भाई भोला को साल 2018 में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया था। इस पर भी रचना के घर वालों ने हार नहीं मानी। रचना की छोटी बहन निशा शुक्ला ने पैरवी करनी शुरू की। आखिरकार हाईकोर्ट की चाबुक से पुलिस की नींद टूटी और आरोपियों को जेल जाना पड़ा। सलमान और लकी के गिरफ्तार होने के 3 दिनों बाद थाना दारागंज के थानेदार आशुतोष तिवारी ने अंजफ को और 20 दिनों बाद मामा शरीफ को दारागंज से गिरफ्तार कर लिया। करीब 4 सालों से जिस रचना शुक्ला की हत्या रहस्य बनी थी, आरोपियों की गिरफ्तारी से सामने आ गई। अगर पुलिस पीड़िता उमा शुक्ला की बातों पर विश्वास कर लेती तो घटना के दूसरे दिन ही चारों आरोपी गिरफ्तार हो जाते और इस समय अपने गुनाह की सजा काट रहे होते। बहरहाल देर से ही सही आरोपी जेल की सलाखों के पीछे चले गए। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।